रेडियो साथ सदा आपके साथ। मैं हूँ शिल्पी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सेहत सबकी, जिसमें हम बात करते हैं सेहत की, सेहत से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे पहलुओं की जिनके लिए हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते और जो सुनी सुनाई बातें हैं उनके ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं और घबराते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, जबकि हमारे ही हाथ में है हमारी सेहत का ख्याल रखना, हमारे ही हाथ में है हमारे फैमिली मेम्बर को कंफर्ट करना, उसकी देखभाल करना। तो जब सब हमारे ही हाथ में है तो इन्फॉर्मेशन से क्यों चूका जाए। तो इसीलिए सेहत सबके कार्यक्रम में हम बुलाते हैं एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट। आज जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी, FACC यानी कि फेलो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, FRCP लंदन, फेलो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन एंड हेड नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी इटर्नल हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ आने के लिए। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आज हम बात करने वाले हैं हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर, ये जो दो शब्द हैं ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। मुझे लगता है कि इसको कोई मेडिकल टर्म दी जानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही फेलियर का नाम आता है हम घबरा जाते हैं कि हार्ट फेल हो चुका है, जबकि इट्स नॉट फेलियर ऑफ द हार्ट, इट्स अ प्रोसेस। सो सबसे पहले तो ये बताइए कि हार्ट फेलियर क्या होता है। देखिए, इसमें जनरली क्या है कि लोग मिसलीड करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। हार्ट फेलियर वर्ड आते हैं ना, एक सबके दिमाग में एक स्टिग्मा लग जाता है कि फेल हो गया, यानी काम करना बंद हो गया और अब तो ये कुछ हो ही नहीं सकता। बट यहाँ पर ये समझने वाली बात है, 3 टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको थोड़ा अलग अलग बता देता हूँ। एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है हार्ट फेलियर और एक होता है हार्ट अरेस्ट। ये 3 अलग अलग चीजें है ना। हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट अटैक में जो हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं, उनमें से कोई एक आर्टरी बंद हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है, तो वो जहाँ जहाँ सप्लाई करती है ब्लड को, वो पार्ट एकदम से ब्लड डिप्राइव्ड हो जाता है, उस जगह एकदम खून की कमी हो जाती है। तो इस चीज में यानी कि उस जगह पे तेज पेन होता है, हार्ट में तेजी से दर्द होता है, अपना छाती में दर्द होता है, वो कहलाता है हार्ट अटैक। जो फलस्वरूप हो सकता है कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है, पहली चीज। अब दूसरी चीज है सडन कार्डियक अरेस्ट। सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि हमारे हार्ट के अंदर हम ये सुनते आए हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन, सबके दिमाग में एक ही बात आती है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ब्लड का सर्कुलेशन। इसके अलावा भी एक हमारे हार्ट में चीज होती है, वो होती है धड़कन। अच्छा, हाँ। जो इलेक्ट्रिक बीट होती है। अच्छा। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है, जो हमारे बचपन से हमारे घर में भगवान ने इस धरती पर आने पर एक ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड करके एक छोटा सा पेसमेकर लगा के भेजते हैं भगवान हमारे हार्ट में। उस सबके हार्ट में, जैसे जब बच्चा जब 6 वीक का होता है ना, जब एम्ब्रियो के अंदर होता है, गर्भ के अंदर, तो जब 6 वीक का होता है तो सबसे पहले फीटल वेलबिंग की एक सोनोग्राफी कराई जाती है। तब उस समय सबसे पहले खुशखबरी दी जाती है कि भाई आपके घर में बच्चा आने वाला है। तो वो कैसे दी जाती है? क्योंकि वो जो योग से एक होता है ना, उसके अंदर हार्ट बीट चालू हो जाती है, तो वो पेसमेकर तब से काम करना चालू करता है मृत्यु पर्यंत। जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक काम करता है। तो ये भगवान का पेसमेकर होता है। अच्छा। तो ये जो पेसमेकर है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है, उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी अचानक से बंद हो जाए और या फिर बहुत 250-300 की हार्ट रेट होके और अचानक से बंद हो जाए, दैट इज कॉल्ड एक सडन कार्डियक अरेस्ट। तो वो कहलाता है हार्ट अरेस्ट, यानी कि हार्ट बंद हो गया बिल्कुल। अब जो तीसरी टर्म है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है हार्ट फेलियर। फेलियर का मतलब ये होता है वो काम तो कर पाता है लेकिन उस अवस्था में नहीं जिस अवस्था में उसे करना चाहिए। तो यानी हार्ट क्या थक जाता है, वो हार्ट हमारे शरीर की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए उस मुकाबले काम नहीं कर पाता जितना उसको पंपिंग करनी चाहिए, उसकी पंपिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। या फिर हम ये कहें कि वो हमारे शरीर की क्षमताओं के लिए और शरीर की जरूरतों के हिसाब से पंपिंग करने के लिए उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है। ये कंडीशन कहलाती है हार्ट फेलियर। अगर इसको मैं सरल शब्दों में कहूँ कि भाई हार्ट फेलियर किसको होता है, तो आप ये देखिए कि इसके जो लक्षण हैं वो बड़े सिंपल हैं। जैसे कोई भी आदमी अगर ये कहेगा कि मैं आम दिनों की तुलना में जैसे रोज मैं चलता करता हूँ सब, लेकिन आजकल मैं थोड़ा जल्दी थक जाता हूँ, बहुत ही जल्दी मेरे को थकान हो जाती है, या मेरी सांस फूलती है, मुझे खांसी आने लग जाती है, रात में मैं सोता हूँ एकदम से, तो लोग क्या जनरली समझते हैं कि ये मेरे को थकान है, उम्र का तकाजा है, या फिर मेरे को दमा है, अस्थमा है, इसलिए मुझे खांसी आती है, ये और कुछ नहीं है। लेकिन जब वो सांस वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अपनी कुछ जांचें करता है, फिर वो देखता है कि भाई मेरा तो मामला परफेक्ट है, लंग्स तो एडिकेट नॉर्मल है, तब वो एक सस्पेक्ट करता है कि ये हार्ट फेलियर हो सकता है। अच्छा। तब फिर हमारे पास जब वो पेशेंट्स आते हैं तब हम डिटेक्ट करते हैं, हम कहते हैं कि ये हार्ट फेलियर है। ओके, तो आपने बहुत सारी चीजें बताई, इनफैक्ट आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। लेकिन जैसे ही आपने बोला कि
जब थकान ज़्यादा होने लग जाती है या खांसी आती है रात को सोते वक्त, या 2-3 चीज़ और आपने बोली सिम्टम्स बोले, तो ये तो आजकल का जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी क्या हम ज़रा सा, जैसे कि मुझे नॉर्मल डेज के मुकाबले ज़रा सा भी ज़्यादा चलना होता है, या मैंने खड़े होके भी काम कर लिया क्योंकि मेरा सिटिंग जॉब है, मैं बैठ के रिकॉर्डिंग करती हूँ या मैं बैठ के स्क्रिप्ट लिखती हूँ या रिसर्च करती हूँ, तो ये सब मैं बैठ के अपने कंप्यूटर पे कर रही हूँ या मैं बैठ के ही बातें कर रही हूँ, और जैसे ही मुझे हल्का सा चलना फिरना पड़ता है मेरे को थकान होने लग जाती है। तो लॉजिकली तो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ ही जाता है इशारा, तब कैसे एकदम से पता लगाया जाए कि ये हार्ट फेलियर है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने कुछ एक लक्षण ही बताए, मैं इसके जो लक्षण आपको पूरे बताता हूँ। तो हार्ट फेलियर के क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी पर्सन को हार्ट फेलियर है कि नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि रात में जो हम सोते हैं तो हम एकदम सीधे सोते हैं जी, ठीक है ना। तो जिस बंदे को हार्ट फेलियर है वो सीधा नहीं सो सकता, ये एक कंडीशन कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज PND। अच्छा, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। रात के समय सोते समय आदमी सीधा नहीं सो पाएगा, उसको उठ के बैठा होना पड़ेगा, ऑर्थोपनिया कहलाती है कंडीशन, उसको खांसी आती है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हुई। दूसरी चीज जो होती है वो है पैरों में सूजन। अच्छा। क्यों? क्योंकि अगर हार्ट है एक हैंड पंप की तरह काम करता है, आप ये समझिए जैसे टुल्लू पंप है, वैसा एक हमारा हार्ट एक पंप है जो एक नॉर्मल अवस्था में 100 ml में से 60 ml ब्लड को बाहर फेंकता है, आप ये समझिए। तो एक नॉर्मल इंसान का जो पंपिंग का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है दैट इज 60%। अगर उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम हुई तो वो क्या होगा कि पंपिंग उसकी कम हुई तो वो पूरे शरीर में ब्लड हार्ट से ही जा रहा है, हर जगह जा रहा है, किडनी में हुआ, आंखों में हुआ, ब्रेन में हुआ, कहीं पर भी, तो वो ब्लड भी सप्लाई कम जाएगा। जब सप्लाई कम जाएगा तो किडनी तक कम प्रेशर से जाएगा। समझिए जैसे हमारे पानी की पाइपलाइन होती है ना, तो जैसे हमारे बाथरूम में कभी कम पानी आ रहा है, कभी हमारे किचन में कम पानी जा रहा है, सिमिलरली यहाँ पर भी वही भगवान ने सिस्टम बना के भेजा है। अब हार्ट का पंप प्रेशर कम हुआ तो वो प्रेशर हमारे किडनीज में कम गया, किडनीज में कम गया तो कम यूरिन छना, कम यूरिन छना तो कम बाहर निकला। अब कम निकला तो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा फ्लूइड कहाँ गया, वो लंग्स में बढ़ जाएगा, वो पेट में बढ़ जाएगा। तो पैरों में सूजन, अच्छा। चेहरे पे सूजन, पेट में आफरा यानी पेट में फुलाव, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, है ना, ये सारे सिम्टम्स आ गए। साथ में हार्ट रेट की एबनॉर्मलिटीज, पैल्पिटेशंस, इर्रेगुलर हार्ट बीट्स, चक्कर आना, कई बार बेहोशी तक हो जाना। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं अगर ये आ रहे हैं किसी पेशेंट को, देन इट इज क्लेरिफाइड दैट ये हार्ट फेलियर हो सकता है। देन अगर ये पेशेंट हमारे पास ये सिम्टम्स के लिए क्या, अब क्या है कुछ सिम्टम्स जो ऐसे होते हैं जो मिमिक्स करते हैं एक दूसरे में। कुछ बीमारी, जैसा भी आपने शुरुआत में सवाल क्या किया था कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, अब ऐसा नहीं है कि हर कोई जो जल्दी थक जाता है वो केवल हार्ट फेलियर है। इसमें एक इसके ये सरोगेट मार्कर्स होता है। तो आपका एक सिम्टम नहीं, हमें बैटरी ऑफ सिम्टम्स देखने पड़ेंगे, मैनेज करके साथ में उनके साइंस देखने पड़ेंगे, है ना। जैसे कि हमें ये देख रहा है कि उनको छाती में दर्द होना चालू हुआ, या फिर पैल्पिटेशन होना चालू हुआ, या खांसी आना चालू हुआ, हार्ट रेट इरेगुलर हो गई, है ना। ये सारी चीजें जब मिलके बनती हैं फिर उसके बाद हमको टेस्ट करते हैं। तो वो उनको फिर डायग्नोस करने के लिए टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है कि आप टेस्ट कराइए। सबसे पहला टेस्ट जैसे इकोकार्डियोग्राफी हुआ, आपने ECG करी, हार्ट रेट आपको बहुत ज्यादा मिली, इरेगुलर मिली, आपका वही डायग्नोस हो गया कि साहब ये एट्रियल फिब्रिलेशन चल रहा है, दैट मींस हार्ट रेट इरेगुलर चल रही है, ये पेशेंट हार्ट फेलियर में है। सेकंड चीज आपने इकोकार्डियोग्राफी, दैट मींस हार्ट की सोनोग्राफी करी, उसमें आपको लग गया कि पंपिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो ये क्लियर कट यहाँ पे आ गया कि आप हार्ट फेलियर में। कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, जैसे आपने CBC कराया, सिंपल एक CBC ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट कराया, उसमें हीमोग्लोबिन बहुत कम आया, 6-7, अनीमिया। तो अगर किसी का जो हीमोग्लोबिन है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को अटैच करके अपने पीठ पे लाद के पूरे शरीर में जाता है ब्लड के थ्रू और वहाँ ऑक्सीजन पहुंचाता है, लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसको ज्यादा इफेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो पेशेंट फेलियर में चला जाएगा, हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, है ना। ऐसे एक प्रो BNP जांच होती है, प्रो BNP लेवल है नॉर्मली 125 के अंदर होता है, अगर वो हजारों में आ रहा है इट्स अ क्लियर इंडिकेटर कि ये पेशेंट हार्ट फेलियर में। तो ऐसा करके ना हम लोग ये डायग्नोस करते हैं, कंफर्म करते हैं, असर्टेन करते हैं कि पेशेंट हार्ट फेलियर में है या नहीं है। तो हार्ट फेलियर सर होता क्यों है, व्हाट आर द रीजंस? देखिए ये एक जानने की बात है कि हार्ट फेलियर किन किन कारणों से हो सकता है। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट रीजन होता है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें कोई ब्लॉकेजेस हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है। क्योंकि अगर वो हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, अगर कोरोनरी आर्टरीज है उनमें कहीं कोई ब्लॉक है तो वो जिस पार्ट को सप्लाई कर रहा है उस पार्ट की एक्टिविटी कम हो जाती है। आप यूँ समझिए कि एक क्यारी है,
और हम फ्लावर बेड के अंदर एक क्यारी बना के और उसमें पानी की सप्लाई करते हैं। और आपने देखा होगा कि वो अगर वो क्यारी में कहीं कोई बीच में रेत आ जाए या कुछ भी आ जाए और अगर उस जगह पानी सप्लाई बंद, तो वो पार्ट एकदम सूखना चालू हो जाता है। तो वो एकदम से नहीं सूखता है, वो धीरे धीरे सूखना चालू होता है। आपको लगता है ये पत्ते एकदम से कैसे मुरझा से गए, फूल मुरझा गए। और ये अगर आपने टाइमली वो डिटेक्ट कर लिया कि भाई ये ब्लॉकेज है ये यहाँ पे, और उसको वापस से खोद दिया और पानी सप्लाई वापस, तो वो फिर से हरा हो जाता है ना। तो सिमिलरली हार्ट का है कि जो ब्लॉकेजेस है अगर हमने टाइमली डिटेक्ट कर लिया, ईसीजी करा, उसमें पता चल रहा है हार्ट अटैक है, एक्यूट एंटीवॉल एमआई है, एक्यूट एमआई है, आपने डिटेक्ट करके एंजियोग्राफी करके वो ब्लॉकेज को हटा दिया और वो फ्लो टाइमली चालू हो गया, तो वो वापस से पार्ट वो मसल आ जाती है। तो टाइम इज अ मसल वाला गेम, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज होती है वेलुलर हार्ट डिजीज। हमारे हार्ट के अंदर 4 वाल्व होते हैं। वाल्व क्या होते हैं? एक तरह से कब्जा समझ लीजिए, दरवाजे समझ लीजिए। जैसे होता है ना कि हम दरवाजे में कब्जे लगे होते हैं कि वो एक ही तरफ खुलने देते हैं, दूसरी तरफ नहीं। ऐसे हमारे 4 वाल्व होते हैं, 2 लेफ्ट साइड के, 2 राइट साइड के होते हैं। तो ये जो वेल होते हैं उनमें जो कई बार क्या होता है, वेल में लीकेज होता है या कई बार वेल सिकुड़ जाता है। उसके कारण अगर लीकेज है तो या सिकुड़ने का, दोनों के कारण बैक प्रेशर्स लगते हैं। और बैक प्रेशर्स के जो प्रेशर ओवरलोड हो जाता है, जो दबाव लगता है खून का, तो उसके कारण हार्ट के चैम्बर डायलेट हो जाते हैं, उनकी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। तो उनकी पंपिंग कम हो जाएगी। ये एक फेलियर का कारण हो गया। कुछ रीजंस होते हैं जो जन्मजात विकार होते हैं, जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो गई, जैसे कि बचपन से साहब पैदा हुआ तब से ही इसके पर्दे में छेद है, या तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, ऊपर वाले जो छोटे जो चैम्बर्स होते हैं उनके बीच में, या जो बड़े चैम्बर्स हैं उनमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, या फिर एबनॉर्मल कनेक्शन है, जो साफ खून ले जाने वाली और एबनॉर्मल खून ले जाने वाली जो आर्टरीज, उन दोनों के बीच में कनेक्शन जो बचपन के टाइम बंद हो जाता है पैदा होते ही, लेकिन वो बंद नहीं हुआ और वो चालू रहा, तो वो एक कारण है हार्ट फेलियर का। तो ये कुछ जन्मजात विकार हो गए। तीसरा जो रीजन होता है वो रीजन होता है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी क्या होती है? हार्ट की जो नॉर्मली मसल्स होती हैं वो अच्छी, जो उनकी इलास्टिसिटी होती है ना, उनकी जो संकुचनशीलता कहें या कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, वो ऑटोमेटिक होती है, यानी कि वो एक बार बाई बार चालू होती है, वो मरने के टाइम ही बंद होगी। अच्छा। लेकिन अगर वो वीक हो जाए, अगर वो मोटी हो जाए, उनकी दीवारें मोटी हो जाए हार्ट की, या उनकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो स्लो हो जाए, अच्छा, तो उसकी पंपिंग कम हो जाएगी, तो वो कहलाती है कार्डियोमायोपैथी। अब ये कार्डियोमायोपैथी भी अलग अलग तरह की हो सकती है, ठीक है। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में होता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। हमारे पास कई ऐसे केसेस आते हैं जो बच्चा जैसे डिलीवर कर रही होती हैं जो महिलाएं, या फिर जो लास्ट ट्रिमेस्टर होता है उसके अंदर उनकी एबनॉर्मली सांस फूलना, पैरों में सूजन आ जाना, जो कि एक नॉर्मली प्रेगनेंसी में आती है, फिजियोलॉजिकल होती है, बट वो एबनॉर्मल होता है। जब तब हम उसका हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी करके देखते हैं कि इनकी पंपिंग कैपेसिटी एकदम कम रहेगी, 25% रहेगी, तो वो कहलाता है पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। अच्छा। तो ये एक रीजन हो सकता है हार्ट फेलियर का, ठीक है ना। तो इस तरह से जो कुछ एक रीजंस हैं, तो ये जो सारे रीजंस हैं ये अपना है। साथ में कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि अनीमिया, खून की कमी होना, उसके कारण हाई आउटपुट स्टेट्स हो जाते हैं, या जैसे थायराइड डिसऑर्डर है, किसी को थायराइड की बहुत कमी है या थायराइड का बहुत ज्यादा है, हाइपर या हाइपोथायराइड है, उसके अंदर कुछ मेडिकेशंस, कुछ ड्रग्स लेते हैं जो लोग, या कुछ अल्कोहल उनकी एक्सेस के कारण, या हाइपरटेंशन। अगर आपका बीपी 200/110 चल रहा है बहुत लंबे समय से, तो हार्ट कितना पंप करेगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होने के कारण उसकी वीक हो जाता है। अच्छा। या डायबिटीज, एबनॉर्मल हाई डायबिटीज है, 450-500 शुगर चलती है आपकी, तो डायबिटीज कार्डियोमायोपैथी। तो ये कुछ एक कारण है जो कि पता लगाते हैं कि हमारा हार्ट फेलियर कैसे, कारण क्या है। जी 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 जी। अब एक जो इम्पोर्टेंट एक जो बात है कि लोगों के दिमाग में एक स्टिग्मा ये भी है कि हार्ट फेलियर वर्ड सुनते हुए कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, मैं तो यंग हूँ और मेरी एज तो अभी 30-35 है, ये तो बुढ़ापे की है, 60-65 साल में जाके होता है, अभी तो अपने पास बहुत रिजर्व है, 30-35 साल है, अभी ये तो मेरे को सोचना ही नहीं, ना मुझे सुनना है इसके बारे में, मैं क्या करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हार्ट फेलियर किसी एक एज में लिमिटेड नहीं है। ये बात जरूर है 60-65 साल में ज्यादा मिलता है, लेकिन यंग एज में हार्ट फेलियर इतना तादाद में है और इसकी इंसिडेंस इतनी ज्यादा है। अच्छा। कि अब इन दिनों में जो एक होती है रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज क्या होती है कि जो हमारे हार्ट के वेल्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन या सूजन के कारण एक बैक्टीरिया होता है, जब हम जो ब्रश ढंग से नहीं करते, उन लोगों में जो दांतों से वो बैक्टीरिया हार्ट में जाके अपना नीडल्स बना लेता है, घर बना लेता है, और वेल को मोटा करना चालू कर देता है, वेल थिकंड हो जाते हैं, सिकुड़ना चालू हो जाता है, या वो वेल इतना एबनॉर्मली कॉप्ट करते हैं, आपस में इतना एबनॉर्मली मिलते हैं कि उनमें लीकेज चालू हो जाता है, तो वो कहलाती है रूमेटिक हार्ट डिजीज। और ये रूमेटिक हार्ट डिजीज पहले ऐसे माना जाता था कि हाइजीन पुअर होने के कारण, जो बच्चे ढंग से ब्रश नहीं करते, जो ढंग से नहाते धोते नहीं है, या फिर जो हाइजीन प्रॉपर नहीं रखते, उनमें होता है। बट
ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके कई पेपर्स छप चुके हैं, लेकिन आज की तारीख में भी इंसिडेंस कम नहीं हुई है। पहले ये माना जाता था रूरल और पुअर बैकग्राउंड्स के अंदर ही ये RHD ज्यादा होती है, बट इवन आज इन्फ्लुएंशियल सोसाइटीज में, इवन इन द अर्बन एरियाज के अंदर में भी रूमेटिक हार्ट डिजीज देखने को मिल रही है। तो यानी कहीं ना कहीं इसका जेनेटिक बैकग्राउंड भी है। अच्छा। तो वो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण भी ये हो रहे हैं। तो हार्ट फेलियर अगर हम ये कहें, कारण जैसे मैंने सारे गिनाए, लेकिन अगर हम ये कहें कि एक एज लिमिटेड है, दिस इज रॉन्ग परसेप्शन। ये किसी भी एज में हो सकता है और किसी को भी हो सकता है। हार्ट फेलियर से जुड़े हुए बहुत सारे मिथ्स हैं और अभी आपने बहुत सारे ऐसे रीजंस बताए हैं जिनकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, जिनमें डायबिटीज़, BP, अल्कोहल, या आप किसी तरह का मेडिकेशन ले रहे हैं, थायराइड डिसऑर्डर, एनीमिया, और आपने बताया पेरीपार्टम जो कार्डियोलॉजी होती है। पेरीपार्टम क्या बताया आपने सर? पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी प्रेगनेंसी के समय, लास्ट ट्राइमेस्टर से 6 महीने बाद तक डिलीवरी के अगर हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है तो उसे पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। राइट। और जैसे जन्मजात बताया, इसके अलावा जो भी आपने बताया जैसे ब्लॉकेजेस के बारे में अगर बात करें तो वो क्यों होते हैं? हाँ, अब जैसे ब्लॉकेजेस की मैं आपको बात बताता हूँ। इसमें सिंपल सी बात ये है कि जब हम पैदा होते हैं उसके बाद से मुश्किल से, यानी आप ये समझिए कि 10 साल की उम्र से ही हमारे जो कॉर्नरी आर्टरीज, यानी कि जो हमारे हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें फैटी स्ट्रीक, यानी कि जो फैट्स होते हैं, जो लिपिड्स होते हैं, उनकी एक स्ट्रीक, यानी कि एक छोटा सा जमाव चालू हो जाता है। अब अगर हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली अगर वो सही नहीं है तो वो सब में इसके बढ़ने की दर अलग अलग होती है। दिस इज कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये है कि लिपिड, प्लेटलेट, मैक्रोफेज, इनका तीनों का चारों का मिक्स होके एक प्लाक बनता है। ठीक है। और ये हमारी आर्टरी या ब्लड वेसल्स के अंदर जमना चालू होता है। जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, एक बहुत अच्छा एग्जांपल से बताया था कि हम गार्डन के अंदर हम पाइप से पानी देते हैं। जी जी जी। तो पाइप जब हम नया खरीद के लाते हैं, एकदम नया होता है पाइप, और हमने वो पाइप लगा देते हैं पानी में और उसको फिक्स कर देते हैं एक दिन, क्योंकि रोज पानी देना होता है। पानी दिया और उसको वहीं छोड़ देते हैं, फिर वो बहुत दिनों तक पड़ा रहता है। अब जब नया होता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे जैसे उसके अंदर धीरे धीरे काई जमा होती जाती है, आपने देखा होगा। फिर किसी दिन आपने जब टैप खोला और वो पानी का जब सोर्स है वो अगर बहुत तेज आया है, बहुत हवा आई उसके अंदर, एयर ले ली उसने, या फिर वो बहुत तेज प्रेशर से आया, कम आया, फड़फड़ की आवाज के साथ, तो वो एकदम से तेजी से आता है। तो वो क्या करता है, जो दीवारों के, जो पाइप के अंदर जो दीवारें होती है, उस पर जो काई जमा हो जाती है, उसको छीलता हुआ बाहर आता है। और वो जो काई के टुकड़े हरे हरे हमें कई बार दिखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये क्या आया, क्या अच्छा कहीं अंदर काई जमा हो गई। अच्छा। अब आप इस एग्जाम्पल को अपने हार्ट के साथ को रिलेट कीजिए। हमारे हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं वो वही पानी के पाइप, और उनके अंदर जो काई जमा है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है। तो वो जो लिपिड हुआ, वो जो फैट हुआ, जो हम जो ट्रांस फैट, LDL, जो बहुत सारी चीजें बोलते हैं, वो प्लस प्लेटलेट, ये सब मिलके ये ऐसे थक्के बनाते हैं छोटे छोटे। अब जब ये नॉर्मल चल रहा है तब तक तो बहुत सही है। जब आपने अचानक से दुख, आवेग, आवेश, एंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट, या फिर एकदम से चिल्लाना, कुछ भी किया जिससे कि हमारे एंडोर्फिन सीक्रेट हुए, हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन से एकदम से एक्साइट हुए, तो उससे क्या होगा कि वो जो ब्लड का फ्लो, जो लेमिनर फ्लो जो चलता रहता है ब्लड वेसल्स का, वो अचानक से तेजी से जाएगा। जब वो तेज वेलोसिटी के साथ जाएगा तो वो क्या करेगा कि वो जो जमा हुआ है एथेरोस्क्लेरोसिस का प्लाक है, उस प्लाक के ऊपर धक्का मारेगा। और जब धक्का मारेगा, अगर वो प्लाक वल्नरेबल है, यानी कि बनने की स्टेज में, अभी नेसेंट फेज में है, तो वो टूट जाएगा। और टूटने से वो आड़ा हो जाएगा। जब वो ब्लड वेसल की नली है उसके अंदर, वो अगर उसकी दीवार के सहारे पड़ा है तब तक कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्लड फ्लो चलता रहता है। और जब वो टूट गया और वो आड़ा पड़ गया तो ब्लड फ्लो एकदम से बंद हो जाता है। जहां एकदम से बंद हुआ और हार्ट की ब्लड मांसपेशियां हैं, उनको ब्लड सप्लाई बंद हुई, वहीं पे उनमें चेस्ट पेन होना चालू होता है। दैट इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक। ओके। तो जैसे आप बता रहे थे तो मुझे लग रहा था कि चलिए अब एक्साइटमेंट की वजह से और बहुत सारा फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है कि अब बिल्कुल खून आराम से साफ हो जाएगा, प्लाक निकल जाएगा, और आपने तो बताया कि आड़ा हो जाएगा और भी दिक्कत आ जाएगी। एक्चुअली होता यही है। हमारे पास कई जने ऐसे आते हैं जो हमारे को ये कहते हैं कि साहब, अभी हमने, हमारे एक मित्र थे, उन्होंने 2 महीने पहले, मैंने भी पैकेज कराया था, उन्होंने भी पैकेज कराया, हार्ट पैकेज पूरा लाइफ स्टाइल के लिए कराया था, और उनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी सर। इकोकार्डियोग्राफी भी नॉर्मल था, ट्रेडमिल भी नॉर्मल था, ब्लड की भी सारी जरूरत, और अचानक से एक दिन वो एक्सपायर हो गए। तो साहब हमें भी डर लग रहा है, कैसे हुए साहब? जब फिर हम उनको ये सारा कंसेप्ट बताते हैं कि देखिए, जब तक वो प्लाक, अगर आपकी जो नलियां हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, उनकी दीवारों पे चिपका हुआ है, तब तक सब सही है। सब सही है।
और वो किस दिन टूटेगा वो किसी को भी नहीं पता। हाँ, उसको प्रिवेंट हम कर सकते हैं कि ये ना टूटे, उनके प्लाक को स्टेबलाइज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ लिपिड लोवरिंग दवाएं हैं, कुछ स्टेबलाइजेशन की दवाएं जैसे स्टेटिन्स हो रहे हैं, वो हम लोग देते हैं जनरली, कि जिससे कि वो प्लाक थोड़ा हार्ड हो जाए और वो जल्दी से ना टूटे या रप्चर ना हो। ये हम जरूर कर सकते हैं। लेकिन एक अगर बात आती है कि इसको रोक दें कि बने ही नहीं, तो इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि ये वापस से कम हो, रिमॉडलिंग हो जाए, रिवर्स रिमॉडलिंग हो जाए, या ये आगे ना बढ़े। तो उसके लिए जैसे कि जीवन शैली में जो परिवर्तन करना है, खाने पीने में, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा हम 10 बार एक ही बात को एम्फेसाइज करते हैं, जब भी एक्सरसाइज या कुछ करें तो वो विग्रस ना करें। जब भी आप एक्सरसाइज करें तो ऐसा नहीं हो कि वो एक्सरसाइज आप अचानक से शुरू करें जो आपने कभी नहीं करी। जनरली क्या होता है कि जब जो एज होती है एक्सरसाइज करने की, उस समय आजकल सब कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। कोई पीएमटी कर रहा है, कोई पीईटी कर रहा है, कोई आईआईटी कर रहा है, कोई आईएएस और इनके कर रहा है। उस समय जब समय डिवोटेड करना चाहिए एक्सरसाइज के लिए, वो समय उसमें नहीं जाता, वो पढ़ाई में जाता है। फिर उसके बाद जब एक कैरियर थोड़ा स्टेबल फेज में आता है, जब आमदनी अच्छी होती है, तब फिर लोगों को लगता है कि नाउ वी कैन अफोर्ड जिम। और जब वो जिम में जाते हैं तो वो सोचते हैं कि वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो होनी चाहिए थी 17-18 साल की उम्र में, वो आज 35, 36 या 40 की उम्र में हम चालू कर देते हैं। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमारे शरीर का जो एक स्ट्रक्चर होता है, हमारे शरीर की एक फिजियोलॉजी है जो हमें अलाउ करती है कि हमें किस उम्र में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जी। तो अक्सर क्या होता है, लोग कहते हैं कि वो जिम में गया था, उसने एक्सरसाइज चालू करी और थोड़े दिन में एक्सपायर हो गया, तो यानी कि एक्सरसाइज तो बहुत बुरी है साहब, करनी नहीं चाहिए, हम तो बिल्कुल, मैंने तो बंद कर दी उस दिन। बात ये नहीं है कि एक्सरसाइज बुरी है, एक्सरसाइज अपनी जगह है, लेकिन आपको किस उम्र में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस विग्रोसिटी के साथ करनी चाहिए, ये हमें सोचना होगा। और इसके लिए हमें कंसल्ट करना होगा कि ये जो 17-18 साल की उम्र की जो एक्सरसाइज है, अगर आप उसको जाके और 35, 36 या 40 में करेंगे या 45 में करेंगे, तो शरीर इतना कैपेबल नहीं है कि उसको वो झेल ले। जी जी जी। लेकिन सर, इनमें से इतने सारे आपने रीजंस बताए, सबसे ज़्यादा कॉमन आपकी प्रैक्टिस में, आपने इतने सालों तक पढ़ाई भी की है, आपने बहुत सारी पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे, और साथ में आपने इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण, और इनफैक्ट जो लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, जो लोग आपके पास कुछ सिम्टम्स के साथ आते हैं और आपको देखते ही पता चल जाता है कि दिस इज़ द रीज़न दे आर फेसिंग ऑल दीज सिम्टम्स, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, अगर हम हार्ट फेलियर में कहें, अगर हम एक स्टैटिकल डाटा देखें, तो इंडिया के अंदर जो हार्ट फेलियर से जो मोर्टेलिटी है या जो पेशेंट लोड है सबसे ज़्यादा, वो है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के कारण, यानी कि हार्ट अटैक्स। और ये जो पेशेंट्स होते हैं, मैक्सिमम जो पेशेंट्स होते हैं वो होते हैं जिनको कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में हार्ट अटैक आया होता है, या तो वो एविडेंट होता है, जो कि डॉक्यूमेंटेड होता है, और वो यानी कि उसका इलाज हुआ होता है, लोगों को पता होता है। कुछ हार्ट अटैक्स ऐसे होते हैं जो कि साइलेंट होते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जनरली उनके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लंट हो जाते हैं, उन लोगों के अंदर साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं। साइलेंट का मतलब ये होता है कि जो सिम्टम्स एक जनरली एक आम अवधारणा क्या है हार्ट अटैक के बारे में, छाती में दर्द होना, भारीपन होना, सांस लेने में परेशानी होना, हाथ में जाना, गर्दन कंधे में जाना, ये है। डायबिटिक पेशेंट्स जिनकी शुगर्स कंट्रोल नहीं है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर अगर हार्ट अटैक है तो उनके अंदर जनरली ये सिम्टम्स जरूरी नहीं है कि मिले। हो सकता है कि उनको केवल सांस लेने में तकलीफ आना, पर्स्पिरेशन होना यानी कि पसीने में भीग जाना, या जबड़े का भारी होना, या अनईजीनेस लगना, डिस्कम्फर्ट लगना। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि बस कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा। जो एक टिपिकल जो चेस्ट पेन होता है कि भाई लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन होना, जरूरी नहीं है वो मिले। तो जो मैं आपको बता रहा था कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। अब ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर ये डायबिटिक पेशेंट होते हैं, इनके अंदर जैसे छोटा मोटा हार्ट अटैक या कुछ हुआ साइलेंट, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। फिर कभी कोई भी आगे जाके दिक्कत हुई, आज 1 साल 2 साल 3 साल बाद, और वो मान लो किसी रूटीन चेकअप के लिए भी गए, वहां जाके जब हार्ट की इकोकार्डियोग्राफी की गई और बताया गया कि आपके तो हार्ट अटैक आया हुआ है, तो कहते हैं मुझे तो कुछ है ही नहीं अभी। हाँ, 2 साल पहले मुझे थोड़ा दर्द हुआ था, उस समय थोड़ी सांस भी चढ़ी थी, दर्द तो नहीं हुआ था, सांस चढ़ी थी, थोड़ा अजीब सा लगा था, लेकिन वो बाबा जी थे, उन्होंने एक वो चूर्ण दे दिया था तो मैं ठीक हो गया था। 2-3 दिन लगे थे लेकिन मैं ठीक हो गया। एसिडिटी भी समझ लेते हैं, एसिडिटी समझ लेते हैं, और घर में इनो पिला दिया, वो हो गए, ठीक हो गए। तो उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ था डॉक्टर साहब। अब जब वो आए तो उनके पैर सूज रहे हैं, उनके मेरा पेट फूला रहता है, मुझे कब्जी रहती है, और मेरे को रात में सोता हूँ तो मेरे को ना उठ के खांसी करना पड़ता है साहब। टिपिकल हार्ट फेलियर के सिम्टम।
फिर जब उनका इको किया जाता है तब कहते हैं कि आपका हार्ट तो 25% काम कर रहा है और आपको कोरोना अटैक आया हुआ, वो कहते हैं कि साहब मुझे तो पता ही नहीं था। उस समय अगर हम उनकी एंजियोग्राफी करते हैं तो जो वो लीजन, जो ब्लॉकेज हैं, वो कैल्सिफाइड हो चुके हैं, जिनमें चूना जमा हो गया है। अच्छा। तो एक जो नॉर्मल थ्रोम्बस होता है, जो सॉफ्ट थ्रोम्बस होता है, उसको जाकर अगर हम वायर से क्रॉस करते हैं या थ्रोम्बोसक करते हैं, दैट इज मोर इजी। जो वो उसमें कैल्शियम जमा हो गया, उसमें आपको रोटाब्लेशन करना है और वो एक रिस्की काम हो जाता है। अच्छा। कई बार वो इरिवर्सिबल ब्लॉकेज हो जाते हैं कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तब हम पेशेंट को फिर हम सजेस्ट करते हैं कि भाई अब तो आप बहुत लेट आए। वो कहते हैं साहब मुझे तो पता ही नहीं था। तो रीजन ये है कि जो भी हमारी दैनिक दिनचर्या चल रही है, अब लोग कहेंगे कि हम कैसे पता करें, तो उसका रीजन ये है कि अगर आपकी जैसे डायबिटीज है वो एबनॉर्मल रहती है तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत है। ठीक है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के सिम्टम जरूरी नहीं है हर बार छाती के दर्द के साथ आए। एबनॉर्मल, अनइजीनेस, डिस्कम्फर्ट कैसा भी अगर आपको लगता है तो एक बार जरूर जाके उसकी जांच कराएं कि ये कुछ कल को एबनॉर्मल तो नहीं है जी। ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। सेकंड इंपॉर्टेंट कारण जो मैं आजकल के यूथ्स के लिए कहना चाहूंगा, आजकल के यूथ जो ये जो गोल्ड जिम या कोई सा भी जिम होता है अपना कि भाई मेरे को तो उसकी मेंबरशिप मिल गई एंड आई हैव स्टार्टेड, बहुत अच्छी बात है, आप करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट एबनॉर्मली अपने एक्सरसाइज के लेवल को और अपने स्ट्रेंथ के लेवल को बढ़ाने के लिए जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। जो ये हमारे पास मैक्सिमम जो पेशेंट्स आते हैं जो यंग आते हैं, वो किस तरह से आते हैं कि इन्होंने, उनकी हिस्ट्री रहती है कि इन्होंने अभी अभी जिम चालू किया है और बहुत विग्रस एक्सरसाइज एक साथ चालू करी है, जिसके कारण से अचानक से इनको एक दिन छाती में दर्द उठा या एकदम से सांस भर गया, इनका सांस नहीं आ रही थी, ये बेहोश हो गए थे। और जब वो आते हैं तब हमें पता चलता है या तो हार्ट का मसल का कोई वाल का रप्चर है तो एकदम से लीकेज चालू हो गया है, या फिर उनका हार्ट एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने के कारण चौड़ा हो गया है और उसकी पंपिंग कम हो गई है। तो यूथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है ना, वो ये है कि जिम, ओवर जिमिंग, ओवर एक्सरसाइज, प्लस उस ओवर एक्सरसाइज को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि बॉडी आपको अलाउ नहीं करेगी, तो स्टेरॉइड्स लेना, ड्रग्स, कोकेन, पीयर प्रेशर में आके कि आज हम पार्टी में जा रहे हैं और वहाँ पार्टी में तो ये कोड है एंड यू हैव टू, और अगर आप नहीं लेंगे तो आप उस सर्कल से आउट हो जाएंगे। तो उस पीयर प्रेशर में यूथ जबरदस्ती चालू करेंगे। स्मोकिंग, ये एक फैशन स्टेटस है। अगर आप स्मोक नहीं करते, अल्कोहल नहीं करते, देन यू आर नॉट फिट इन द सोसाइटी। और अल्कोहल डेली भी लेते हैं बच्चे। डेली, इवन बिंज ड्रिंकिंग। यानी बिंज ड्रिंकिंग का मतलब ये होता है, जैसे सपोज करें कोई, जनरली लिटरेचर में कहीं कहीं लिखा हुआ है कि अल्कोहल को अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार, और वो भी लिमिटेड 1 या 2 पैक लेंगे, तो वो हेल्दी रहेगा हार्ट के लिए। इसको मिस इंटरप्रेट कैसे किया जाता है कि हम तो केवल सैटरडे संडे लेते हैं। सैटरडे संडे में बिंज ड्रिंकिंग होती है। बिंज ड्रिंकिंग का मतलब होता है 1 बोतल 2 बोतल एक साथ गल्प में लेना। उससे होता है हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम। अच्छा, हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम क्या होता है? अगर आप अचानक से अल्कोहल को बहुत भारी मात्रा में लेते हैं तो हार्ट की जो धड़कनें हैं वो एबनॉर्मल हो जाती है और एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है। जो हार्ट की धड़कनें नॉर्मली 100 तक होती हैं, वो 200 तक पहुंच जाती हैं। और हार्ट जब इतनी 200 के हार्ट रेट पे धड़केगा तो वो वीक हो जाता है, थक जाता है और वो एकदम से रुक जाता है। ये तो बहुत ही खतरनाक चीजें बता रहे हैं। तो वो मैं चीज बता रहा हूँ कि ये जो यूथ्स के अंदर एक मेंटेलिटी आजकल बन गई है कि अल्कोहल तो सभी लेते हैं। आज आप किसी से भी पूछ ले तो सब आपको पहला जवाब यही देंगे कि अल्कोहल तो सब लेते हैं। बट सबकी बॉडी अलग है, सबका मेटाबॉलिज्म अलग है। आपका हो सकता है कि आप पहला ड्रिंक लेंगे या दूसरा ड्रिंक लेंगे और उसी में आपको काम कर जाए और आपका हार्ट वीक हो जाए, तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि पहले ड्रिंक के साथ नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप पीयर प्रेशर में आए और आप भी वही सब काम करें जो कि आपको सोसाइटी में आपको एक स्टैंडर्ड दे। तो इसलिए ये जो चीजें बताई जाती हैं अवेयरनेस के लिए, इसको हमें प्रॉपरली फॉलो करना है। सबसे इम्पोर्टेंट कारण कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है। यूथ्स के अंदर ये कारण है। वेलर हार्ट डिजीज है। कई लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि बचपन से उनको वेलर डिजीज है और जब वो दौड़ते हैं, तो मैं जो यंग माता पिता हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब आपके बच्चे खेल रहे हैं आप नोटिस कीजिए कि वो बच्चा एक आम बच्चे की तुलना में कम दौड़ पा रहा है या कम सीढ़ियां चढ़ पा रहा है, तो इट कुड बी अ हार्ट डिजीज। हो सकता है कि उसके कोई छेद हो पर्दे के अंदर, हो सकता है उसका कोई वाल सिकुड़ा हुआ हो, कोई वाल में 2 ही पाली हो, बाइलीफ्लेट हो। तो ये चीजें हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। हम इग्नोर कई बार कर देते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो थोड़ा ऐसे ही है। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि नहीं इतना ज्यादा फिजिकल वर्कआउट करता नहीं है, एक्टिव नहीं रहता, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ
जब हम देखते हैं, अपने बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको पूरी तरह से विजिलेंट रहना है। कहीं भी कुछ एब्नॉर्मलिटी लगती है तो चिकित्सीय सलाह लेना बिल्कुल सही है। क्योंकि ये ज़्यादा सही रहेगा कि आपको हम ये फिट करके या कंफर्म करके कहें कि नहीं कोई परेशानी नहीं है, बनस्पत इससे कि आप बाद में आए और हम कहें कि आप पहले आते। राइट। अच्छा, जैसे आपने बच्चों की बात की, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लेटते ही खांसते हैं जी। तो ये, और ऐसी बात नहीं है कि उनको खांसी है जी। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे माँ बाप कि भाई नहीं अभी इसको खाना खिलाया है, जैसे ही लेटेगा तो ये खांसने लगेगा, तो हो सकता है उल्टी भी आ जाए, तो बेटर है कि इसको नहीं सुलाया जाए, अभी अभी खाना खिलाया है तो, या फिर खिलाओ ही मत, या फिर रात को दूध ही मत पिलाओ। So, is this also a symptom or we should not be worried about? मैं ये चीज बता रहा हूँ, इसमें जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं हार्ट फेलियर के, वो कुछ अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों के अंदर जैसे नाक का टिप हुआ, होठ हुए, या जो नेल बेड्स हुए, अपने नेल्स हुए, ये नीले पड़ जाना, ये कहलाता है साइनोसिस। अगर ये हो रहा है तो यानी कि शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर, जो प्योर और इम्प्योर ब्लड है, उसकी मिक्सिंग हो रही है। ठीक है ना, तो ये एक इम्पोर्टेंट रीजन। दूसरी चीज, जो दूध पीते बच्चे होते हैं, अगर वो दूध पिलाने के बाद और तुरंत वो दूध उगल देते हैं या वॉमिट कर देते हैं, बच्चों की ग्रोथ, एक जो प्रॉपर बच्चा होता है एक उम्र का, जैसा 2 साल 3 साल 4 साल में जितना बड़ा होना चाहिए, जितना वजन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। 7 साल का बच्चा भी अगर आपको लग रहा है कि 3 साल के बराबर ही है, अभी भी इसकी वजन ही नहीं बढ़ रहा, ये सारे कारण जो हो सकते हैं वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के हो सकते हैं। जहाँ तक जो आपने जो प्रश्न किया था जो खाने के बाद, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, जैसे बच्चे खाना खाते हैं तो उनमें कईयों में जैसे दूध की एलर्जी होती है, तो उन बच्चों में जैसे वो दूध की वॉमिट कर देते हैं, या खाना खाने के बाद जैसे कि खांसी आना, और ये तो वो होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। यानी कि हमारा जो खाने की जो नली होती है, जो ईसोफेगस होते हैं ना, वो ईसोफेगस खाने के जो फूड पाइप होता है, उसका जो नीचे का इंस्फिंक्टर होता है, यानी कि एक कब्जा होता है जो कि खाने को वापस उलट के मुंह में नहीं आने देता, वो लूज होता है या डेवलपिंग फेज में होता है। तो हो सकता है कि उसके कारण से बच्चों में उस समय उल्टी आ जाए, बट जरूरी नहीं है कि वो एक रीजन हो हार्ट फेलियर का। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोथ अगर रिटायर्ड हो रही है, या बच्चे अगर कुछ खाते ही उल्टी कर रहे हैं, या उनके ये साइनोसिस आ रहा है, देन श्योरली एक बार जाकर हमें इसको जरूर से चेकअप कराना है हार्ट की एक बार। क्यों? क्योंकि एक बार वंस अ टाइम, क्योंकि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज बाय बर्थ होती है, तो अगर आपने एक बार चेकअप कराया उसमें सब कुछ नॉर्मल है, दैट मींस इट्स क्लियर नाउ कि ये कंजेनाइटल नहीं है। राइट। 90.4 रेडियो 7 पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सबकी। हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी, FSCC फेलो, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, FRCP लंदन फेलो, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन, हेड नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी, इटर्नल हॉस्पिटल। और उन्होंने हमें हार्ट फेलियर के बारे में और हार्ट फेलियर से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनके सिम्टम्स मिलते जुलते हैं उनके बारे में, और कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, कौन कौन से रीजंस सबसे ज़्यादा कॉमन है। उन्होंने ये भी बताया कि क्यों हम दूसरों की देखा देख हमारे शरीर को ना पहचानते हुए, हमारी कैपेसिटी को नहीं पहचानते हुए बिंज ड्रिंकिंग कर लेते हैं, या पीयर प्रेशर में आकर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स ये सब कर लेते हैं, और हमारा शरीर उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या फिर एकदम से हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, वार्म अप नहीं करते, या हमारी शरीर को वो समय नहीं देते कि वो उस रूटीन में ढल पाए, और एकदम से हम उसे बहुत सारी रिगरस एक्सरसाइज, स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो शरीर है और शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, और जिनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हार्ट, वो उसे ले नहीं पाता, और तरह तरह से वो सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है जो हार्ट फेलियर के हो सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर से मिला जाए, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि इन कारणों को पैदा ही ना होने दिया जाए। तो सर, सबसे बड़ी चीज़ जो अब हमारे लिसनर्स ये जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट, सबसे बड़ा ट्रीटमेंट या सबसे अच्छा ट्रीटमेंट या सबसे अच्छा प्रिकॉशन जिसे आप कहना चाहेंगे, जो भी आप बताना चाहें हमारे लिसनर्स को जो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स से जूझ रहे हैं, या फिर जिन्हें नहीं पता है कि उन्हें वो सिम्टम्स हैं भी, वो भी क्या करेंगे? तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया पूरा, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, साइंस क्या हो सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं, कारणों पे डिस्कस किया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हार्ट फेलियर में हम कर क्या सकते हैं, है ना। ये नहीं है कि हार्ट फेलियर हुआ तो अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म, है ना, ये नहीं है। हार्ट फेलियर, जैसा मैंने आपको डेफिनेशन से बताया था, कि हमारे शरीर के लिए जो उसकी क्षमता के अनुसार उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हार्ट उतना पंप नहीं कर पाता जितना उसको करना चाहिए। तो जब हार्ट पंप कम करेगा तो हार्ट को, जैसे कि पूरे शरीर को जो ऑक्सीजन की सप्लाई हुई या न्यूट्रिशन की सप्लाई हुई ब्लड के थ्रू, वो नहीं हो पाएगी। साथ में इसका दूसरा एक पहलू क्या है
कि वो वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे शरीर से किडनी के थ्रू निकलते हैं वो भी पूरे नहीं निकल पाएंगे। जब वेस्ट प्रोडक्ट एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट होंगे तो वो हमारे शरीर में हार्ट फेलियर करता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन होता है, यानी जो ट्रीटमेंट है पार्ट है, जो सलाह होती है, हम जो पेशेंट को देते हैं कि वो एक पेशेंट मेरे पास आया, ये हार्ट फेलियर का पेशेंट है, सूजन है, पैरों में सूजन है, पेट में आफरा हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, लंग्स में फ्लूइड भरा हुआ है, सब कुछ है। पहली सलाह जो होती है वो होती है लिक्विड इनटेक। अच्छा। तो उसमें जो पहली सलाह ये हमारी होती है सॉल्ट एंड लिक्विड इनटेक की। सॉल्ट का मतलब ये होता है जो नमक जो हम लोग खाते हैं। सॉल्ट का जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है वाटर रिटेन करना। तो जो भी हम नमक खाते हैं वो अंदर जाके पानी को सोखने का काम करता है, वाटर को रिटेन करने का काम करता है। तो हमारा जो ये कहना होता है कि डेली का जो इनटेक होता है वो 2.5 ग्राम या उससे कम का होना चाहिए। यानी कि इसका अगर हम सही अर्थों में यूँ कहें तो जो रोटी सब्जी है, रोटी कोई भी खारी नहीं खाता, सब्जी कोई भी खारी नहीं खाता, जो रोटी सब्जी में जो नमक है वो पूरा लेना है। उसके अलावा सारा नमक बंद करना है। क्यों? क्योंकि जैसे सैलेड हुआ, जामुन हुआ, फ्रूट्स हुआ, उसमें डाल के। एक नई चीज आपने अभी थोड़े दिनों पहले ही आया है अखबार में, आपने सुना होगा कि वो जो काला नमक लोग ना जो तरह तरह के बहाने से कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं नमक नहीं लेता, मैं काला नमक डाल सकता हूँ, सेंधा नमक डाल। नमक कोई सा भी हो, चाहे काला हो, सेंधा हो, सबकी प्रॉपर्टी एक है, सबका काम एक है। तो ये अगर कोई कहता है कि मैं काला नमक ले रहा हूँ, मैं वैसा वाला नहीं ले रहा, तो वो तो मैं ले सकता हूँ? नहीं, जवाब नहीं है। पहली चीज ये। दूसरी चीज होता है लिक्विड इनटेक। जब हम लिक्विड इनटेक कहते हैं तो जनरली पर्सन्स का क्या परसेप्शन रहता है, लिक्विड यानी पानी। तो सर दिन भर में, हाँ आपने कहा था 1.5 लीटर, मैं 1.5 लीटर ले रहा हूँ पानी। और उसके अलावा मैं चाय भी ले रहा हूँ, छाछ भी ले रहा हूँ, दूध भी ले रहा हूँ, उसके अलावा मैं सूप भी ले रहा हूँ, सब्जी भी खा रहा हूँ। लिक्विड का मतलब तरल पदार्थ। तरल पदार्थ के अंदर आपका दूध, छाछ, चाय, पानी, जो भी है, सब्जी, जो भी लिक्विड है, लिक्विड इनटेक 1.5 लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी 1.5 लीटर से ज्यादा अगर कुछ होगा तो हार्ट की पंपिंग इतनी नहीं है कि वो उसको किडनी के थ्रू फिल्ट्रेट करके बाहर निकाल सके, तो वो शरीर में जमा होना चालू हो जाएगा। ये तो आपने बहुत ऐसी बात बताई जो बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं बोलते हैं। हाँ, लोग बोलते हैं कि बहुत सारा पानी पीना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में जो पहली चीज होती है वो होती है सॉल्ट इनटेक और फ्लूइड इनटेक। तो फ्लूइड जो होता है दिन भर में 24 घंटे में 1.5 लीटर से ऊपर नहीं जाना, उसमें तरल सारे पदार्थ शामिल होते हैं, प्लस नमक 2.5 ग्राम से कम। और 2.5 ग्राम के अंदर इतना होता है कि वो आपकी रोटी सब्जी के अंदर और आप उसमें आ जाता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो होती है इम्पोर्टेंट है वो है हमारा अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये अवॉइड करना है हमें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो ऐसे जितने भी पेशेंट्स हैं जो हार्ट फेलियर वाले होते हैं, इन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है। इनको बहुत जल्दी से इन्फेक्शन कैच करते हैं, बहुत जल्दी जुकाम होगा, बहुत जल्दी खांसी होगी। तो कुछ जो इनकी इम्यूनिटी लो है इसके लिए हमें सप्लीमेंट देना पड़ता है, यानी वैक्सीनेशन करना पड़ता है। तो जो भी पेशेंट्स होते हैं, वैक्सीनेशन जनरली किस में होता है? 18 साल से कम उम्र में, 65 साल से ज्यादा उम्र में। क्यों? क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम होती है। प्लस ऐसे पेशेंट्स, वल्नरेबल पेशेंट्स जो हार्ट फेलियर से ग्रसित होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है, तो इनमें स्पेसिफिक जो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होते हैं, वो हम इनको इसलिए दे के रखते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी इन्फेक्शन न लें। क्योंकि जैसे ही इनको इन्फेक्शन होता है तो इनका हार्ट फेलियर और बिगड़ जाता है और प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्लस साथ में अगर हम कहें तो इन्हीं चीज़ों के लिए, इन्हीं पेशेंट्स के लिए हमने कुछ क्लिनिक्स बनाए हुए हैं, स्पेशल क्लिनिक्स जो कहलाते हैं हार्ट फेलियर क्लिनिक्स। जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी है, टर्शरी केयर जितने भी सेंटर्स हैं उनमें हार्ट फेलियर क्लिनिक्स बनाए होते हैं। ये क्लिनिक्स क्या करते हैं? इनके अंदर कुछ कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, एक डेडिकेटेड हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि इन पेशेंट्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके। देन इनका बॉडी वेट। क्यों? क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के हमारे शरीर के अंदर जो वजन होता है उसका 2/3 क्या बनाता है? पानी, लिक्विड, तरल पदार्थ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी मेडिकेशंस होती हैं उनका जो पहला, जो फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेडिकेशन होती है डाययूरेटिक, यानी कि शरीर से यूरिन के जरिए पानी को बाहर निकालना। और कोई रास्ता है नहीं, आप कैसे निकालेंगे? यूरिन के जरिए। अच्छा। तो हम जो मेडिकेशन देते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकेशन होती है डाययूरेटिक, यानी कि ये जो यूरिन के जरिए जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो लंग्स में, जो पेट में जगह जगह जमा है, उसको बाहर निकालना। अच्छा। ठीक है, तो ये जो हम क्लिनिक्स बनाते हैं, उन क्लिनिक्स के अंदर क्या होता है कि इन पेशेंट्स का हर बार, हर विजिट के ऊपर इनकी वेट, बॉडी वेट मॉनिटरिंग होती है। हर टाइम जब आते हैं तो इनका वेट बढ़ना नहीं चाहिए, उल्टा कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे को पैमाना होता है कि हमारा ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा। कुछ एक नई दवाइयाँ जो वर्ल्ड में लिटरेचर में रिसर्च में आ चुकी है, आज 6-7 साल हो गए हम उसको यूज में ले रहे हैं, जो वर्ल्ड में आ चुकी है, और वो बहुत जो ये जो हार्ट फेलियर है इफेक्टिव हैं, जो कि जो हार्ट की पंपिंग 25% हो जाती है। कई ऐसे मेरे पास मरीज हैं मेरे फॉलोअप में जो
30 साल के हैं, 32 साल के हैं, जिनका हार्ट 7-7 सेंटीमीटर का चौड़ा हो चुका था, पंपिंग 15-20% रह गई थी, मेरे पास ट्रांसप्लांट के लिए भेजे गए थे कि इनको आप तैयार कीजिए, ट्रांसप्लांट करेंगे इनका। और उन लोगों को हमने, जो भी पेशेंट ऐसे होते हैं उनको हम एक ट्रायल देते हैं। अच्छा। हम उनको 6 महीने का ट्रायल देते हैं, हम उनसे एक 6 महीने मांगते हैं कि हम 6 महीने आपको दवाओं पे रखेंगे। रिवर्सिबल केसेस जो होते हैं, जो कि वापस से लौट सकते हैं, उनकी भी जो 60 से 70% केसेस होते हैं। तो जो दवाओं के सारे हम शुरुआत में मैनेज करते हैं हार्ट फेलियर क्लिनिक में, तो उन मरीजों को हम क्या कहते हैं कि 6 महीने का पीरियड में आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। आपका फ्लूइड इंटेक को, आपको तरल पदार्थ को 1.5 लीटर रखना है, आपका सॉल्ट इंटेक 2.5 ग्राम से कम करना है, और कुछ दवाएं हैं जैसे आर्नी करके जो एक दवाइयां आई हैं, सैक्यूबिटल वल्सार्टन कॉम्बिनेशन, वाइमाडा, और ये हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी सुधारती हैं। जो हार्ट ऑलरेडी चौड़ा हो चुका है उसको वापस रिवर्स करती हैं और रिस्टोर करती हैं। अच्छा। तो ये जो हार्ट फेलियर क्लिनिक्स इसी के लिए बनाए रखी हैं, क्योंकि जो पेशेंट होता है, जैसे मरीज आता है, डॉक्टर साहब से मिलता है, इंडिया के अंदर सेटिंग के अंदर आपको भी पता है कि डॉक्टर हार्डली 3, 4, 5 मिनट, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट दे सकता है। अच्छा। लेकिन 10 मिनट में कई बार मरीज अपने मन की बात पूरी नहीं कर पाता, उसके बहुत सारी क्वेरी होती है, बहुत सारे। तो वो जो सारी चीजें हैं, ये हार्ट फेलियर क्लिनिक उन्हीं के लिए बनाई हुई होती है। उनको डेडिकेटेड फोन नंबर दिया जाता है, आप जब चाहें कॉल कर सकते हैं, आपको क्या समझना है, आपकी कोई दिक्कत होती है। तो ये क्लिनिक्स स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए डिजाइन की हुई होती है कि मरीज को ये ना लगे कि हार्ट फेलियर हो गया, सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, बस डॉक्टर साहब के पास जाओ, मेरी तो कोई सुनता नहीं है। तो ये हमने उसके लिए डिजाइन किया हुआ। साथ में ऐसे मरीज जो होते हैं, उन लोगों के लिए हम जो दवाइयाँ और ये, तो उनका हम ट्रेंड देखते हैं कि भाई किस तरह से इनका चल रहा है, वे जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं उनसे उनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरा एक कंसेप्ट होता है सब लोगों के, हार्ट फेलियर हो गया तो कि ओहो इसको बड़े आहिस्ता आहिस्ता रखो, जो कुछ भी नहीं करना, चलना तो बिल्कुल भी नहीं है, सीढ़ी भी नहीं चढ़नी है, एक्सरसाइज तो भूल ही जा। उससे क्या होता है, मरीज बेड पे लेटा रहता है, तो उसके पैर की वेसल्स जो होती हैं, वेन्स जो होती हैं, उनके अंदर खून के थक्के जम जाते हैं और वो डीवीटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यानी आप एक चीज सुधारने जा रहे हो, दूसरी चीज बिगड़ गई। ये एक जो कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन के भाई हमें हार्ट फेलियर होने के बाद अपनी गतिहीन जिंदगी जीनी है, ये बिल्कुल गलत है। आपको गतिशीलता रखनी है, कितनी रखनी है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो भी इन हार्ट फेलियर क्लिनिक्स में बताई जाती है, किस लेवल पे। शुरुआत में मरीज जो बहुत कंडीशन वैसी होती है, तब हम उसको बताते हैं कि ठीक है, अभी आप बस बेड से आपको टॉयलेट तक जाना है, इतना अलाउड। देन आपको एक्टिविटी बढ़ानी है। ये नहीं है कि आप बस बेड पे लेटे रहे क्योंकि मेरा हार्ट फेल है। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, एक टीम वर्क है, जिसके अंदर सारे जने मिलके ये एक सुनिश्चित करते हैं कि मरीज को एक प्रॉपर केयर मिले, केवल दवा नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि उसको मानसिक रूप पे, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा एक डिप्रेशन होता है जी, वो उसको ये एश्योर करना कि ये चीज, और ऐसा नहीं है कि हम इसको जस्ट एक इंटरव्यू में कह रहे हैं या एक कहने सुने की बात है। करीबन 60 से 70% मरीज जो वापस से आ जाते हैं केवल दवाइयों के सारे और परहेज से, पहली चीज। दूसरी चीज, जो बाकी के 30-40% हैं जो कि बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई कंडीशन में, उनके लिए कई थेरेपीज आई हुई हैं, कई पेसमेकर डिवाइसेस आए हुए हैं, कई कॉम्बो डिवाइसेस आए हुए हैं, जिनसे कि वो हार्ट वापस से रीस्टोर हो सकता है जी। कुछ ऐसे मरीज जिनका हम कुछ भी नहीं कि भाई रेजिस्टेंट हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर को भी हम क्लासिफाई करते हैं, अच्छा। रिस्क स्टेज पे पहली स्टेज है, या जिसके कुछ सिम्टम आ चुके, या रिवर्सिबल फेज में, या फिर इरिवर्सिबल फेज। जो इरिवर्सिबल है उसमें भी ये नहीं है कि जिंदगी खत्म है, अच्छा। वहां पर हार्ट ट्रांसप्लांट हम उसको ऑफर कर सकते हैं। वेट डिवाइस है जो वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस है, जिसमें कि एक बैटरी नुमा एक पंप हम हार्ट में डालते हैं, जिससे कि वो पंपिंग करता है जी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम ऑफर कर सकते हैं और उनकी हार्ट के, उनकी लाइफ को सुधार सकते हैं। राइट। अच्छा सर, आपने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो हार्ट पेशेंट को करनी चाहिए, हार्ट फेलियर के पेशेंट को करनी चाहिए, जो हार्ट फेलियर का पेशेंट बनना ही नहीं चाहता, उसके लिए क्या करना चाहिए? ये एक जनरल, जैसे हमारे अवेयरनेस वाले जो हैं, है ना, जैसे हम सही में कई बार क्या कहते हैं, कोई भी चीज की अति बुरी है, चाहे वो नॉर्मल हम खाना खा रहे हैं, अगर हम वो भी ज्यादा खा लेंगे तो शायद वॉमिट कर देंगे। तो अति हर चीज की बुरी है। अगर हम जैसे किसी भी बारे में बात करें, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स का सेवन करना, जैसे मैंने यूथ में बताया था, एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेना, एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, आज मैंने 3 सेट किए, आज मैं कल देखना मैं तो 6 करके दिखाऊंगा, उसका ट्रेनर मना कर रहा है कि आप इतना मत करो, आपको अलाउ नहीं है और आपकी बॉडी शायद नहीं सर मैं तो कर लूंगा। आपने कर लिया और उस समय कुछ नहीं हुआ, और घर के आधा घंटे जाने के बाद आप चक्कर खा के गश खा के गिर गए, फिर माता पिता लेके भाग रहे हैं कि क्या हुआ था कि साहब इसने एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर ली। तो जस्ट एक कॉमन अवेयरनेस सिंपल सी यही है
जो भी बैड हैबिट्स हैं उनसे हमें दूर रहना है, एक्सरसाइज जरूर करनी है, शरीर को गतिशील बना के रखना है, मूवमेंट रखनी है, कभी भी स्थिर नहीं रहना, ये एक जरूर है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें ओवर एक्सरसाइज करनी है। हमें हमारे शरीर के, हमारी एज के अनुसार अकॉर्डिंगली हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज अलाउड है, कितनी एक्टिविटी अलाउड है। सपोज कीजिए कि हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक, और कोई कहेगा आपने ब्रिस्क वॉक कही थी, मैंने मैराथन दौड़ ली 42 किलोमीटर, तो आपकी एज देखिए, अगर आप हो सकता है कि 20 साल की उम्र से दौड़ रहे हैं तो आप 52 साल की उम्र में भी मैराथन करेंगे। मिलिंद सुमन करते ही हैं, एक लाइव एग्जांपल है, क्योंकि वो शुरू से कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई शुरू से नहीं कर रहा और 52 साल की उम्र में पहली बार अगर वो मैराथन दौड़ेगा और अगर उसको हार्ट अटैक होता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राजू श्रीवास्तव जी हैं, वो एक्सपायर हुए थे, वो जिम करते हुए एक्सपायर हुए थे, ऐसा सुनने में आया था। क्यों? क्योंकि हो सकता है उन्होंने पहले नहीं की और उस एज में आकर करी। तो अगर हम ये कहें कि जो ये सारी अवेयरनेस की आप बातें बताते हैं, ये करते करते भी कुछ लोग एक्सपायर हो रहे हैं, तो फिर इनकी क्या जरूरत है? तो मैं आपको ये बताऊंगा, जो भी चीजें हैं उनकी अति बुरी है, और क्या हमें किस एज में कितना अलाउड है ये हम अगर जान लें, चाहे डॉक्टर के जरिए, क्या चाहे अवेयरनेस आर्टिकल के जरिए, सब जगह अवेलेबल है कि हम किस एज में कौन सी एक्सरसाइज हमें कितनी अलाउड है, हम उतना करें। और खाने पीने का जहाँ तक है, प्रिजर्वेटिव्स, जो जितने भी जो ये प्रिजर्वेटिव फूड्स हैं, इनके अंदर आप सोडियम का कंटेंट देखिएगा। कभी भी आप देखेंगे तो उसमें बहुत छोटा लिखा होगा और सोडियम कंटेंट के बारे में सब अनअवेयर रहते हैं। जो भी है सब प्रिजर्वेटिव फूड्स हम काम में लेते हैं, लेकिन उनको लंबी शेल्फ लाइफ रखने के लिए क्या चीज यूज में ली जाती है? दैट इज सॉल्ट, नमक। वो सॉल्ट कितना खतरनाक है, हाइपरटेंशन भी करना, हार्ट फेलियर करना। तो वो प्रिजर्वेटिव्स और उनको देखते हुए जितना कम से कम वो लें, या फिर उनके कंटेंट्स को पढ़ने की कोशिश करें कि इसमें सॉल्ट कितना कंटेंट है, आप क्या खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे आपने हार्ट पेशेंट के लिए बताया, हार्ट फेलियर के पेशेंट के लिए कि नमक कम लेना चाहिए, 2.5 ग्राम आपने बताया था, और ऐसे ही आपने पानी भी कम बताया था। तो अगर कोई पेशेंट हार्ट का नहीं है तो क्या उसे नमक नॉर्मल खा सकता है, और पानी कितना पीना चाहिए? जो गाइडलाइंस है, जो हाइपरटेंशन गाइडलाइंस है हमारी नेशनल और जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की जो भी गाइडलाइंस है, उनमें ये बताया गया है कि 5 से 6 ग्राम जो नमक है वो दिन भर में एक आम आदमी के लिए, एक औसत आदमी के लिए बहुत है। उससे ज्यादा लेना उसके शरीर के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है ना? जहाँ तक पानी की बात है, 2.5 से 3 लीटर हम आराम से ले सकते हैं, लेकिन वो तब जबकि हमारा हार्ट अच्छी पंपिंग कंडीशन में हो और हमारी किडनीज अच्छी वर्किंग कंडीशन में हो, क्योंकि जितना भी आप एक्स्ट्रा पानी लेंगे वो उसको फ्लश आउट कर देंगे, उसको वो फिल्टर आउट कर देंगे। तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शंस हमने बताए 1.5 लीटर, ये इसलिए बताएं क्योंकि जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है, अगर वो 25-30% रह गई, जो नॉर्मली 60% होनी चाहिए, तो वो दिन भर में 1.5 लीटर से ज्यादा वो किडनीज उसको फ्लश आउट नहीं कर पाएंगे और वो एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो। 90.4 रेडियो 7 पर आज हमारे साथ जुड़े डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी, FACC फेलो, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, FRCP लंदन फेलो, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन, हेड नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी, इटर्नल हॉस्पिटल। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। मुझे तो खैर बहुत ही ज़्यादा पता चला कि हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, इन सब में क्या अंतर होता है, हार्ट फेलियर किन कारणों से होता है, उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, एक पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। और उन्होंने जनरल अवेयरनेस कि अगर आपको कभी भी हार्ट पेशेंट नहीं बनना है तो सबसे पहले तो आपको ये जो सारी डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि अगर थायराइड है, डायबिटीज़ है, तो इनको आपको हमेशा हमेशा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके कंट्रोल से बाहर आते ही आपको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है हार्ट से रिलेटेड। इसके अलावा आपको अपना जो लाइफस्टाइल है उसको अच्छा रखना पड़ेगा। आपको अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो उसकी जो मात्रा है वो आपको हमेशा बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। अगर आपका अभी तक लाइफस्टाइल ऐसा था कि आपने कभी एक्सरसाइज ही नहीं करी थी, तो एकदम से मत शुरू कीजिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे अपने रूटीन में लेकर आनी है। एकदम से आपकी बॉडी पर किसी भी प्रकार का प्रेशर, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल प्रेशर हो, वो सब नहीं डालना है। अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हैं तो एकदम से नहीं करना है। और आपके लिए जो स्टेरॉइड्स हैं वो इतने ज़रूरी नहीं हैं। आपकी जो बॉडी है वो, अगर आप रेगुलरली आप जिम जाएंगे और जिम में भी अगर आप अच्छे से धीरे धीरे और अपनी बॉडी पर प्रेशर ना देते हुए और सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और अपने डॉक्टर से संपर्क करते हुए, अगर आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आप ऐसा करें तो आप बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हैं। सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? बस मैं ये एक ही बात कहना चाहूँगा कि हार्ट फेलियर में आप इस फेलियर वर्ड के जाकर ऐसा अपने आप में एक सैड या एक स्टिग्मा मत बनाएं, या ये ना सोचें कि फेलियर मतलब सब कुछ ख़त्म।
आम जिंदगी में भी फेलियर का मतलब यही होता है कि आप उस काम को उतनी क्षमता के साथ नहीं कर पा रहे, और ये एक तरह से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। कभी भी फेलियर वर्ड का मतलब यही होता है कि हम इंस्पायर हों और हम उसको अच्छे तरीके से और दोबारा से अच्छा कर सकें। सिमिलरली हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर में हम उन कारणों को जानें जिसके कारण ये हार्ट फेल हुआ है, और हम कुछ एक परहेज रख के, कुछ दवाओं के सहारे इनको वापस से रिगेन करके और उस हार्ट फेलियर को रिकवरी कंडीशन में लाना, रिकवर्ड कंडीशंस में लाना, ये एक बार करके देखें तो ये हार्ट फेलियर आपके लिए एक बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। राइट सर ने एक बार फिर से जो हार्ट फेलियर से जुड़ी हुई मिथ्स हैं, जो हम सोचते हैं कि नहीं अब तो ठीक नहीं हो सकता, अब तो हमारा हार्ट फेल हो गया, अब जिंदगी वैसे जी नहीं सकते, जैसा कि सर ने बार बार ये बताया है कि ज़िंदगी बिल्कुल आराम से उसी गति में जी जा सकती है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, सबसे बड़ी चीज़। और जो इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी सेहत का ख्याल सही जानकारी के साथ रख सकते हैं, घबराने से नहीं रखेंगे। तो इसलिए अगर नहीं है जानकारी, वैसे तो हम लोग देने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन अगर नहीं है जानकारी तो पक्का डॉक्टर के पास जाइए। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने एक बार फिर से कहा था कि आप देर मत कीजिए, हमें बताने में खुशी होगी कि नहीं हार्ट फेलियर नहीं है, हमें ये बताने में दुख होगा कि आप बहुत देर में आए। तो इसीलिए हमेशा आप समय पर एक्शन लें, आपकी जो बॉडी है वो आपको हमेशा सिम्टम्स देगी, उन सिम्टम्स का ख्याल रखिए। 90.4 रेडियो साथ पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आपने हमारे लिसनर्स को बहुत कुछ बताया, और ये जो जानकारी है आई एम वेरी श्योर हमारे लिसनर्स के बहुत काम आने वाली है। धन्यवाद। 90.4 रेडियो साथ सुनते रहिए, सेहत सबकी में फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी एक और एक्सपर्ट के साथ। इसी के साथ बस एक यही मंगल कामना है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सुनते रहिए रेडियो साथ, सदा आपके साथ। नमस्कार।